अमित पुंडीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित पुंडीर जी ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गाजियाबाद से अपने स्कूलों के पेरेंट्स की आवाज को बुलंद करते हैं। आपका livedelhi.com स्वागत करता है सर। धन्यवाद सर जी। सबसे पहले बात हो रही थी, जैसे कि मैं अभी तक बात हम कर रहे थे कि जी अपराजिता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अपराजिता जी जी नमस्कार। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। livedelhi.com आपका स्वागत करता है। आप दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और दिल्ली के सभी पेरेंट्स की आवाज को बुलंद करते हैं और आप उनका व्यक्तिगत तौर पर सभी स्कूलों के साथ जो इश्यूज हैं उसको सॉर्ट आउट करते हैं। हमारे साथ अमिता जी जुड़ चुकी हैं। अमिता जी एक पेरेंट्स हैं और जिन्होंने अपनी बात को जब सोशल मीडिया पे रखा तो इतनी वायरल हुई कि वो आज एज ए सेलिब्रिटी के ऊपर जाने जा रहे हैं। जी जैसे कि मैम मैं आपसे बार बार बात कर रहा था कि पेरेंट्स कई बार क्या होता है, टेक्निकली इश्यूज में नहीं जाना चाहते। टेक्निकली कहें इस बारे में कि वो नहीं चाहता कि हम पेरेंट्स स्कूलों के साथ डायरेक्ट फाइट करें, तो आप लोग उनके लिए बात को रखते हैं एज ए मीडिएटर, एज ए काउंसलर की स्कूल की बात भी रहे और पेरेंट्स भी अपनी बात उन तक रख सके। इसी बात के लिए आज हमारी ये बहस, हम देंगे स्कूलों को चुनौती। आप लोग सभी लोग अभी तक स्कूलों के जितने भी अभिभावक हैं उन सब की बात रखते रहे हैं। तो सबसे पहले आप ही मैम अपराजिता जी आपसे एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि इस समय यदि कोई पेरेंट्स अपनी स्कूलों की फीस सबमिट नहीं कर पाता तो क्या रहेगा? देखिए सिंपल है जैन सर, यहाँ पर 18 तारीख का मैं दिल्ली सरकार ने ऑर्डर निकाला 18 तारीख का। सभी पेरेंट्स को हमारी यही सलाह होती है, 18 तारीख के ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी भी कारणवश पेरेंट को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो स्कूल उनको फीस के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। अब इसका तरीका क्या है? पहला स्टेप ये होता है, जो हम बाकी पेरेंट्स को भी एडवाइस करते हैं, कि आप एक लेटर स्कूल को लिखिए कि भाई मेरी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं आपको फीस नहीं दे सकता। अभी हमारे साथ स्कूल ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष शिवानी जैन जी जुड़ चुकी हैं। आपका livedelhi.com स्वागत करता है। जी मैम बात रखिए। जी, तो उसमें हम पेरेंट्स को ये एडवाइस देते हैं, सबसे पहले तो आप खुद एक लेटर आप स्कूल में लिखिए कि ये मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आपकी ये जो ट्यूशन फीस है, क्योंकि फिलहाल दिल्ली सरकार ने बोला केवल और केवल ट्यूशन फीस देनी है। मैं यहाँ पर रेफर दे रही हूँ 18 तारीख के ऑर्डर का। तो यहाँ पेरेंट का उन ऑर्डर को समझना जरूरी है। नहीं समझ आते वी आर देयर, तो उस ऑर्डर के हिसाब से अगर कोई पेरेंट नहीं दे सकता वो स्कूल को मेल कर दे कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही है जी? मेरी फाइनेंशियल मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं फीस नहीं भर सकता, बट ये मैं आपको लेटर ऑन फीस भर दूंगा या ये मेरी फीस माफ कर दी जाए। देखिए कुछ स्कूल होते हैं जो पेरेंट्स सेंसिटिव होते हैं, वो तो आपकी सुनवाई करेंगे, बट ये भी मान के चलिए प्रैक्टिकल अब हम एस्पेक्ट बताते हैं कि 90% स्कूल इनसेंसिटिव है। सेंसिटिविटी उन लोगों में दूर दूर तक नहीं है ही नहीं। तो ये अगर पेरेंट पहला स्टेप कर लेते हैं, तो अगर हमें पता चलता है उन्होंने मेल किया, स्कूल ने नहीं माना, 3 4 5 दिन वेट किया, रिमाइंडर कॉल आ रहे, तब हम उन पेरेंट्स को बोलते हैं आप एक मेल कर चुके हैं, एक बार रिमाइंडर दीजिए और बेशक आप हमें सीसी में रख दीजिए। नहीं होता, एक हफ्ता 10 दिन दे दीजिए स्कूल को। कल को बाद में स्कूल ये ना कहे कि पेरेंट को यार तुमने सीधा जाके अप्रोच कर रहे हो। इट इज बेटर अपने लेवल पे सुलझा सकते हैं, वेल एंड गुड, नहीं तो हम बैठे हुए हैं। अगर आपने रिमाइंडर दिया, हमें सीसी रखा, तो हम भी स्कूल को एक मेल कर देते कि सर अगर आप इस पेरेंट की प्रॉब्लम सुलझा सकते हैं, अगर ये फाइनेंशियल क्राइसिस में आप कुछ थोड़ी सी मानवता दिखा सकते हैं, तो इस पेरेंट के लिए इस टाइम पे ये फीस देने में असमर्थ है, थोड़ा सा इसका सहायता करें जी। तो दिस इज द प्रोसीजर जो हम लोग सभी पेरेंट्स के साथ फॉलो करते हैं। जी अभी हमारे साथ आपको आवाज आ रही है अनिल पुंडीर जी? हाँ जी आवाज आ रही है। ग्रेट सर, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अगला बात आपके लिए कि क्या करेगा वो पेरेंट्स जो अभी फीस नहीं दे पा रहा है? सर देखिए, हम लोग बेसिकली हम लोग का जो भी ग्रुप है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के पेरेंट्स को इंक्लूड करके अभी चल रहे हैं इनिशियली। ठीक है, सो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के ऑलरेडी ऑर्डर्स आ चुके हैं
कि जून के मंथ तक कोई भी किसी भी फीस के लिए आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता। और अगर आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है तो आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आप अपनी कंप्लेंट लॉग कर सकते हैं, आप डीएम ऑफिस को इजीली रीच कर सकते हैं। आज की डेट पे देखिए वो पुराना जमाना नहीं है, आपके फोन नंबर से आपके पास ईमेल आईडीज है। बट जैसा अपराजिता जी ने पहले बोला है, अगर एक उससे पहले एक रिक्वेस्ट हम स्कूल को दें तो हमेशा बेटर रहेगा। बट सिस्टम इन प्लेस है, जब गवर्नमेंट का ऑर्डर अगर वायोलेट हो रहा है तो डीएम ऑफिस एक्शन ले सकता है। जी शिवानी जैन जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? शिवानी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। अभी आ रही है? जी मैम आ रही है जी जी मैम, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या करेगा वो पेरेंट्स जो इस समय इस लॉकडाउन के चलते अपने बच्चों की फीस सबमिट नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें ये बताना चाहूंगी, सरकार ने जो भी अभी फैसले दिए हैं या जो भी अभी निर्णय दिया है फीस को लेकर, वो सरासर गलत है। पहली बात, ये आपदा की घड़ी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये विश्व महामारी चल रही है। इसमें सरकार, जैसे आप देखिए, एक छोटे से दुकानदार या फैक्ट्री ओनर या कंपनीज को ये बोलती है कि आप अपने कर्मचारी को सैलरी दीजिए, सबसे पहली बात। तो स्कूल अपने कर्मचारी जो जैसे टीचर्स या 4 क्लास जो उनके पास कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उनको सैलरी क्यों नहीं दे सकती? नंबर 1। नंबर 2, किसी भी कंपनी के पास, कोई भी कंपनी या कोई भी दुकानदार जो है वो टैक्स पे करता है, जबकि वहीं पे आप अगर स्कूल को देखेंगे तो स्कूल को सरकार ने टैक्स के दायरे से बाहर रखा है। आपकी वहां पे भी छूट है। तीसरी बात रखना चाहूंगी, कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कंपनी मालिक या कोई भी दुकानदार जो है जिसके पास कोई भी रिजर्व फंड नहीं होता है, जबकि स्कूल को सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि आप अपनी सोसाइटी एंटिटी के पास 15% हर साल जो है डेवलपमेंट एज अ डेवलपमेंट फंड जो रिजर्व रखेंगे, जो कि कर प्लस फंड में आता है। अब आप ये देखिए कि हर साल का इतना पैसा, इनका जो 15% का पैसा है वो रिजर्व फंड में अगर जा रहा है, तो हर साल उस पर इंटरेस्ट भी तो बढ़ रहा है ना। बिल्कुल। यानी कि आपके पास इतना पैसा है कि आप जो है अपनी तनख्वाह आराम से दे सकते हैं 6-7 महीने तक। तो फिर पेरेंट्स को, एक अभिभावक को प्रेशराइज क्यों करा जा रहा है, जबकि वो अभिभावक एक अभी की महामारी से जूझ रहा है, उसको तनख्वाह पूरी नहीं मिल रही है क्योंकि बिजनेस तो ठप है, सैलरी पर्सन को सैलरी जो ले रहे हैं उनको आधी अधूरी सैलरी मिल रही है, और जॉब कट ऑफ आप देखिए कितना हो गया अभी तक पूरे देश भर में 1.5 करोड़ के करीब आंकड़ा जो बता रहे हैं, 1.5 करोड़ जॉब जो है कट ऑफ हो चुका है। आगे क्या 2 महीने में होगा वो कोई भी नहीं जानता। ऐसे में एक आम नागरिक, जिसको हम मिडिल क्लास अभिभावक कहते हैं, वो फीस कहाँ से लाएगा? वो रोटी के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए देखे या बच्चों की फीस भरे? यहाँ पे सरकार को एक तरफा, एक साइड का निर्णय ना सोचते हुए एक जनता का भी सोचना चाहिए, जो कि उनका वोट बैंक भी है, कहीं ना कहीं हर अभिभावक वोटर भी है, तो उनका भी सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ स्कूल पक्ष का सोचना चाहिए। जी अमिता जी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। हाँ अमिता जी, हमारे साथ पेरेंट्स हैं जो एज ए विक्टिम पेरेंट्स हैं, उनके साथ वो सारी घटना घटी है जिस बात के लिए आज हम बात कर रहे हैं। अमिता जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा, क्या हुआ, और उसके बाद आज जब हम सभी लोग आपके साथ हैं, आप एक पेरेंट्स के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ डिबेट को, सबसे पहले तो बहुत कम शब्दों में क्या हुआ था वो बोलिएगा। सर सबसे पहले तो मैं शिवानी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने सभी पेरेंट्स की कम शब्दों में और हमारी दिक्कतों को आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से सरकार के सामने रखा। सर ये चीज बिल्कुल सही है कि जो स्कूल है बार बार कॉल्स करते हैं आपके बच्चे की फीस सब डिपॉजिट करें। अगर आप फीस को डिपॉजिट नहीं करते तो हम ऑनलाइन का जो उनका स्टडी का आजकल चल रहा है, आपको लिंक ही नहीं देंगे, है ना, वो लिंक ही नहीं मिलता। और जहां तक अपराजिता जी अभी बता रही थी कि खाली सिर्फ हमें ट्यूशन फी ही ऑर्डर है, गवर्नमेंट को ने ऑर्डर दिया स्कूल को आप ट्यूशन फी ही ले सकते हैं, ऐसे बहुत से कॉल्स मेरे वीडियो डलने के बाद मुझे आते हैं, जहां उनसे पेरेंट्स से 40,000 रुपए एक साथ देने की मांग की जाती है, जबकि एक सिंगल मदर है वो, और उन्होंने बोला मैं आपको अभी 20,000 रुपए डिपॉजिट करवाती हूँ, उसके बाद मैं आपको लॉकडाउन ओवर होने के बाद से देती हूँ।
सर मेरा सवाल, जो मैं यहाँ किसी भी स्कूल के लिए ब्लेम नहीं कर रही, गवर्नमेंट से मेरा कोई लिंक नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, जो स्कूल फी आज मुद्दा है लॉकडाउन के टाइम में, क्या लॉकडाउन ओवर होने के बाद हमारे पास जो स्कूल के खर्चे हैं, डेवलपमेंट चार्ज है, बिल्डिंग फंड है, ये सभी खड़े नहीं होंगे? जहां बिल्कुल आज हम बहुत सभी की जॉब जा रही है, बिजनेस कैसे चलेगा नहीं चलेगा, जहां हम सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए सरवाइव कर रहे हैं, वो सभी हम कैसे कर पाएंगे? गवर्नमेंट को इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। जी जी। चलिए, ये तो बात हुई हमारी वो बात जो अभी तक की थी। मैं सभी, आप सभी वो लोग हैं जो हमेशा पेरेंट्स के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। मैं आपसे एक छोटे तौर पर, एक मोटे तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ। जी क्या सभी स्कूल 100% लीगली वे को फॉलो करते हैं? नहीं। अपराजिता जी। देखिए, हमें तो 4-5 साल हो गए, हमें तो कोई सिंगल स्कूल नहीं मिला है जिसने फॉलो किया है। और दिल्ली में तो हम लोगों ने इतिहास बना रखा है। 20 साल पुराने केसेस भी पड़े हुए हैं, चाहे मैं दुग्गल कमेटी ले लूं, और आपके शो में लास्ट टाइम भी मैंने कहा था अनिल कमेटी की रिपोर्ट भी उठा के देख लें। 604 स्कूलों ने 1100 करोड़ रुपया आज की डेट में वापस करना है। ये भी 10 साल पुराना पैसा है, आज का पैसा की बात नहीं कर रही। मैं अगले प्रतिक्रिया लेते हैं। अनिल जी, आप बोलिए कि क्या लगता है कि सभी स्कूल 100% लीगली चल रहे हैं? सर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और इसमें स्कूल ने, इसमें गवर्नमेंट का भी एक्चुअली थोड़ा मैं साइड रखना चाहता हूँ। 2018 का एक फी अधिनियम एक्ट है जो यूपी में लागू हुआ, और वो फी अधिनियम एक्ट जो लागू हुआ था उसके पीछे बहुत सारे पेरेंट्स थे। जैसे मैम ने अभी, अमिता जी ने बोला कि ये स्कूल XYZ 50 तरीके के फंड्स आपसे लेते हैं, जहां से वो चीज इनिशिएट हुई, फी अधिनियम एक्ट आया 2018, उसमें कॉम्पोजिट फी का मेंशन हुआ कि कॉम्पोजिट फी एक फी होगी। स्कूलों ने क्या किया, एनुअल फीस को उठा के भी कॉम्पोजिट फी में डाल दिया। तो वो पूरा जो स्ट्रगल है उसका क्या फायदा हुआ? जी। शिवानी जी, शिवानी जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, स्कूल लीगली वे में चल रहे हैं? देखिए, अगर स्कूल मेरी माने तो अगर कोई भी स्कूल लीगली वे में चलेगा तो ऑलमोस्ट 90% प्राइवेट स्कूल्स तो बंद हो जाने पड़ेंगे, क्योंकि वो लीगल अगर चलेंगे तो वो सिर्फ 10% ही चल पाएंगे। चलिए, इतनी बड़ा बात है, हम सब जानते हैं कि कोई भी स्कूल लीगल नहीं चल रहा है, फिर भी अपनी मनमानी कर पा रहा है, तो क्या समाज की एक बात से कहें कि संवेदना कितनी कमजोर है, या पेरेंट्स अपने आप को कितना ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि वो जानता है कि ये स्कूल ठीक नहीं कर रहे, उसके बाद भी चुप है, शांत है, केवल इसलिए कि मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम अपने इस चैनल के माध्यम से सभी पेरेंट्स को कहना चाहते हैं, आज नहीं तो कल आवाज को बुलंद करना होगा। जहां आप लाखों रुपया फीस दे रहे हैं, वहां 10 रुपए की एक RTI खर्च की जा सकती है। और जब एक स्कूल पे, जी अपराजिता जी भी बोलिए। मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, मजे की बात अभी आपको बताऊं। RTI के नाम पर दिल्ली में RTI को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देती हूँ, आज हर पेरेंट 18 तारीख के ऑर्डर का मैं रेफरेंस दूं, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, आपके यूपी की नहीं। दिल्ली में साफ साफ है, एक 5 नंबर और 6 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है, स्कूल या तो वो फीस पेरेंट्स से लेंगे जिसकी उनको अप्रूवल मिला, या फिर वो लेंगे जो 15-16 में उन्होंने अपना एक सबमिशन दिया था एजुकेशन डिपार्टमेंट में। हाल ही में APJ स्कूल का भी केस आप सबके सामने आया। दिल्ली सरकार ने, शिक्षा विभाग ने, और हमने भी धन्यवाद बोला, ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने पीठ थपथपा ली कि हमने 2 स्कूल को सील कर दिया। मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट आ गया कि स्कूल ने फर्जी मेल दिखाकर काम किया। मैं आपको बता देती हूँ, RTI से 2 साल पहले मैंने RTI लगाई थी कि मैंने यही मांगा था कि कौन सा स्कूल है, कितने स्कूल है, पहली बात तो कितने प्राइवेट स्कूल हैं दिल्ली में। और मजे की बात आपको बता दें, हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के जो PSB ब्रांच के हेड हैं, वो लिखित में जवाब आया है कि उनको यही नहीं पता कि दिल्ली में कितने प्राइवेट स्कूल हैं रिकॉग्नाइज। जब जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जो ये कहता है कि इस डिपार्टमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि हालत क्या है। RTI के जवाब, मैं आपकी बात को इसलिए रोकना चाहता हूं। RTI मैं आपको बताती हूँ, DRTI भी लगा दीजिए 100 रुपए की, आपको जवाब नहीं मिलेगा। हमारी 3 DRTI लगी पड़ी हैं, और
सेकंड हियरिंग, थर्ड उसमें जाते हैं और वहां पे जाके भी ध्वस्त हो रही है। सिंपल बात है, आरटीआई का इन लोगों ने जानबूझकर सत्यानाश मार रखा है और आरटीआई को घुमाना इन लोगों की अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये लोग आरटीआई के जवाब को छुपाने लगे हैं। जी चलिए, मैं मान सकता हूँ। आप जी अपराजिता जी, अमिता जी बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए। सर एक सवाल मेरा ये भी है, लॉकडाउन के चलते जहां हमारा एक फीस का मुद्दा है, ये तो रही स्कूल की ये मनमानी। लॉकडाउन ओवर होने से बाद और लॉकडाउन से पहले जो स्कूल की मनमानियां थी, बुक सेट एक या दो सब्जेक्ट में कुछ चेंजेस आते हैं जिसके राह चलते वो पूरा बुक सेट चेंज कर देते हैं और पेरेंट्स को वो हमें खरीदने ही पड़ते हैं नए बुक सेट। पहले भी ऐसा होता था, एक बुक सेट से 4 या 5 साल तक बच्चे पढ़ा करते थे, क्या वो अब ऐसा नहीं हो सकता? दूसरा मेरा सवाल ये है, जो स्कूल की मनमानियों के चलते क्यों हमें स्कूल से ही पेंसिल, बुक और कॉपी। चलिए ये छोटी बातें हैं, बाद में इनको भी रखेंगे। मैन बड़े मुद्दे की बात आ रही है। मैम, जैसे कि अपराजिता जी ने अभी बताया कि ये आरटीआई को ध्वस्त कर रहे हैं। अनिल जी शायद आप भी बहुत सारी इस बात में रहे होंगे। शिवानी मैम, आप भी शायद इस बात से ताल्लुक रखती होंगी कि आरटीआई को ध्वस्त किया जा रहा है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन आप लोग अभी शायद इंडिविजुअली या ये कहीं अपनी एसोसिएशन के द्वारा ये आरटीआई लगाते हैं। जब एक स्कूल में 5000 पेरेंट्स में से 500 पेरेंट्स एक ही सब्जेक्ट पर आरटीआई लगाएगा, तो क्या उसके बाद भी आपको लगता है कि हमारा प्रशासन उस आरटीआई को ध्वस्त कर सकता है? नहीं। मैं आपको बता दूं, शिवानी जी आपकी प्रतिक्रिया लेते हैं। मैं आपको इसमें जवाब देना चाहूंगी। जैसे ही अभिभावक ने आरटीआई किसी भी डिपार्टमेंट में लगाया और उस डिपार्टमेंट से स्कूल के पास फोन चले जाता है आपके जवाब आने से पहले कि आपके एक्स पेरेंट ने जो है ये आरटीआई लगाई है, बताइए क्या जवाब देना है। तो ऐसे में स्कूल का काम फिर शुरू हो जाता है उस अभिभावक के प्रति, और टॉर्चर जिस तरीके से वो बच्चों को करना शुरू करता है या पेरेंट को करना शुरू करता है कि नेक्स्ट टाइम कोई भी इतनी हिम्मत जुटा ही नहीं पाता है कि वो आरटीआई लगाए। ये डिपार्टमेंट्स और स्कूल की मिली-जुली हालत है। मैं आपको इसके लिए अपनी प्रतिक्रिया दे देता हूँ। मेरी बेटी रीवा जैन सेंट मेरी क्रिश्चियन स्कूल शालीमार गार्डन में पढ़ती है। एक छोटा सा इश्यू आया लेट फाइन का। उन्होंने एक लेट फाइन मुझसे मांगा। मैंने कहा कि इतने टाइम से मेरी गुड़िया आपके स्कूल में पढ़ रही है, आज तक अभी लेट फीस नहीं हुई। ये फर्स्ट टाइम है, मैं बाहर था, आउट ऑफ दिल्ली था, इसलिए फीस लेट हो गई। उन्होंने नहीं माना और मेरे से लेट फाइन चार्ज कर दिया। मैंने बड़ी खुशी होकर उस लेट फाइन को दिया और देने के बाद लगभग 16 डिपार्टमेंट में मैंने खुद कंप्लेंट फाइल की और आज तक की हिम्मत है स्कूल की कि वो फीस भी नहीं मांगता है। लेट फाइन तो आप छोड़ दीजिए, ये मैं अपना एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं। मैं जी मैम, आप राजिता जी बात रखिए। जैन साहब, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि टीसी दे देंगे, तो ये मैं थोड़ा सा शिवानी इस बात से हमारी वो पुरानी फाइट से वाकिफ हैं। हमने भी आरटीआई लगाई थी एक स्कूल के खिलाफ। हमने भी पेरेंट्स को ये बताया, वहां पर बहुत नाजायज फीस मांगी जा रही थी। मजे की बात ये है, स्कूल ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को अगर 7,500 रुपए बताए थे, जिसमें से ट्यूशन फीस के 5,500 रुपए, 2,000 रुपए खाने के नाम के थे। मजे की बात, पेरेंट्स को ये नहीं पता था कि 2,000 रुपए खाने के नाम का मांग रहा है। 7,500 रुपए हमेशा हर बार पेरेंट्स देते थे। जब हम लोगों ने आरटीआई लगाई और इस मामले में हम आगे बढ़े, तो हमें भी पता चला कि हम 2,000 रुपए महीने के 24,000 रुपए बनता है, हम वो ज्यादा दे रहे हैं। वो हम पीछे पड़े रहे। देखिए, इसमें आपने जो बात की बहुत है, आपका है ना जुनून काम आता है, याद रखिएगा। बिल्कुल, वो जुनून चाहिए पेरेंट्स के अंदर, वो ताकत चाहिए, वो बुलंदी चाहिए कि मैं लड़ूंगा, तब तक लड़ूंगा जब तक मुझे कामयाबी नहीं मिल जाती। दूसरा और पेरेंट जब अपना जुनून दिखाए तो ये मान के चले कि मेरे बच्चे को टीसी मिल सकता है। नहीं मिलेगा मैम, लड़ना पड़ेगा उसके लिए भी लड़ना पड़ेगा। कोई भी स्कूल अपनी मनमानी करते हुए टीसी नहीं दे सकता। ये भी शायद देखिए,
मैं एक इसमें मिनट एक एडिशन करना चाहूंगी। जी बिल्कुल जैन साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। स्कूल का अधिकार सिर्फ एडमिशन देने का होता है, टीसी काटने का नहीं होता है। जी ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। जी और इसमें जो है हर अभिभावक को एक ये दिमाग में बैठ के चलना चाहिए कि हम इन्वेस्टर्स हैं, हम बिल्कुल, इन्वेस्टर हैं, हम हमें एज ए पैसा देना इन्वेस्टर, है। एज ए बिल्कुल गवर्नमेंट प्रशासन, एज ए पुलिस, एज ए सारी चीजें आपको अपने अंदर रखनी होगी कि मैं बिल्कुल तुम्हारी जांच करूंगा, और जब तक करूंगा या तो आप लीगली हो जाइए, या जो मेरे अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% मैं राइट हूं, हो सकता है कुछ कमियां मेरे अंदर भी है, तो जैसे मैं आपके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ करना होगा। सर आपको बीच जी इंटरप्ट कर रही हूँ, उसके लिए जी सॉरी। बोलिए बोलिए। पेरेंट, मुझे लॉ नहीं पता, मुझे आरटीआई किस तरीके से लगाना है मुझे कुछ नहीं पता, जी लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा हक क्या है। अभी मैं बताती हूँ, मैंने जब अपना वीडियो अपलोड किया था उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई। इवन उनके कार्रवाई करने से पहले ही मैंने अपने बच्चे का टीसी स्कूल में मेल मांग डाल लिया। दिया था। ये सब ऐसा इसलिए हुआ, और बहुत से पेरेंट्स इसीलिए आवाज नहीं उठाते हैं कि उनके बच्चे के साथ या तो टीसी पकड़ा देंगे हाथ में, अदरवाइज उनके बच्चे को फेल भी कर सकते हैं, या कुछ भी क्राइसिस बच्चे के साथ बच्चे को फेस वहां पर करना पड़ेगा। मैं कैसे श्योर हो जाऊं कि मैं जिस स्कूल के अगेंस्ट लड़ी हूँ, जिस स्कूल का नाम मैंने वीडियो में दिया है, वो अपने अपमान को इतनी आसानी से सह जाएगा? ये चीज सर, इसीलिए हमारे पेरेंट्स, हमारे यूथ आगे नहीं आता। वो सब डरते हैं अपने आप को मिडिल क्लास से एक गरीब वर्ग शो करने में, कि अब हम गरीब हो गए, इस क्राइसिस के चलते हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास रोटी नहीं है, इसीलिए लोग आगे नहीं आते। ये डर कब तक, ये डर कब तक? अनीता जी, यही डर स्कूल को मैं आगे बढ़ाता है मैं और आता हूँ पेरेंट्स को वापस में। पीछे पछाड़ देता है। जी मैम, वो डर मैंने अपने माइंड से निकाल दिया। मैंने बोला मैं अपने बच्चे को घर बैठ के पढ़ाऊंगी, मैं अपराजिता जी के पास भेज दूंगी, आपके पास भेज दूंगी। मुझे बच्चे को नहीं पढ़ाना इस कॉज पर कि मैं डरपोक बनूं और मेरा बच्चा डरपोक बने। बिल्कुल। बिल्कुल देखिए एक बात, जब ये बात मैं खुद एक पेरेंट्स के तौर पर बोल रहा हूँ, जब मेरी बेटी ने मुझे कहा कि डैडी आपने जो चेक काटा था उसमें 100 रुपीज, 100 कुछ रुपए कम है जो कि लेट फाइन के नाम पर मांगे जा रहे थे, तो वो चेक एक्सेप्ट नहीं किया स्कूल ने। तो मेरी गुड़िया ने कहा कि पापा ये स्कूल वाले कुछ ज्यादा गलत नहीं कर रहे हैं। ये मेरी गुड़िया के शब्द थे। मैंने कहा बेटा यदि गलत कर रहे हैं तो चलिए, इसके लिए भी एक कलम का इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्स्ट कंप्लेंट डालने पर शायद मेरी गुड़िया डरी थी, और लेकिन उसके बाद जब मैंने लगातार कंटिन्यू कंप्लेंट डाली, योगी सरकार के ऑफिस से मेरे को लेटर रिसीव हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह की यदि कोई भी बात आपको स्कूल में बच्चे के साथ घटित होती है तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। और शायद जब इतनी बड़ी बात उन्होंने मुझे बोला है तो स्कूल को भी बोल दिया होगा कि बच्चे को आप कंटिन्यू करेंगे और इस मैटर को किसी भी तरीके से आप पेरेंट के साथ मिलकर सॉर्ट आउट कीजिए। शायद वो तो लॉकडाउन है, क्योंकि उत्तरी पूर्वी जिला अभी दंगों से जलता भी रहा, और इस दंगों के कारण मेरा बच्चा लगभग 3 महीने से अभी स्कूल नहीं जा पा रहा है। जी अनिल जी, आप भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, बोलिए। अजय जी देखिए, अभी अमिता जी ने पेरेंट्स के डर के बारे में बात की। देखिए मेरा ये मानना है कि चीजें बदल रही हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसा नहीं कि चीजें बदली नहीं है, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, बहुत सारा डेटा आपके पास ऑनलाइन आ रहा है, लेकिन इतने टफ सिस्टम को तोड़ने के लिए आपको थोड़ा समय लगता है। हमें जितने भी पेरेंट्स एसोसिएशन है, इसको जानना होगा। जी सर, जितने पेरेंट्स एसोसिएशन है, मेरी अभी रिसेंटली शिवानी जी से भी बात हुई, अभी अपराजिता जी से भी बहुत शॉर्टली बात हुई कि ये जितने ऑर्गेनाइजेशन से अगर सब लोग एक फोरम पे आके सारे पेरेंट्स को अवेयर करें, ये एक बहुत बड़ी बात है। मूवमेंट को देखिए सर, एजुकेशन में रिवोल्यूशन ला सकते हैं हम सब लोग। बिल्कुल ऐसा मानना ये अनिल जी बहुत बड़ी बात आपने कही है कि मैं छोटा मंच दे सकता हूं, मैं बड़ा मंच नहीं दे सकता। मैं कलम के लिए तैयार हूं। शायद मैंने एक बात मैं बोलता हूं, जब भी कोई बात आती है तो मैंने कहा शायद आपको एडवोकेट करना होगा, मुझे केवल खड़ा होना है। लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों की लड़ते हैं और अपनी तो हम बड़ी शिद्दत से लड़ेंगे। सर एक और छोटा सा पॉइंट था सर मेरा, सॉरी टू इंटरप्ट यू। देखिए अमिता जी ने कहा कि पेरेंट्स को डर लगता है, पेरेंट्स को डर नहीं लगता, आज की डेट पे स्कूल्स को भी डर लगता है। मैं आपको बता दूं, अभी आप देखिए, अभी रिसेंटली आपने सुनना शुरू कर दिया कि टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही। काफी सारे स्कूलों में मैनेजमेंट जो है टीचर्स के थ्रू कॉल्स करवा रहे हैं कि हमारी सैलरी कहां से आएगी।
आपको क्या लगता है, स्कूल्स को डर नहीं लग रहा है? स्कूल्स को भी डर है सर। अगर ये स्केल आपका बड़ा होता जाएगा तो स्कूल्स को भी डर लगने लगेगा, हमें इसको वहां तक लेके जाना। स्कूल में देखिए, अपराजिता जी, इसमें सर की बात से तीन तरह कितना सहमत है कि एक प्लेटफॉर्म, एक साथ, एक बुलंद आवाज चाहिए? जी, ये जो इन्होंने बात की है ना, ये मुझे लगता है कि ये 100% परफेक्ट बात है, क्योंकि जब तक जैसे नीसा गया था, प्रधानमंत्री के पास चला गया, तो उन लोगों ने ऑल इंडिया में अपना एक यूनिटी बना रखा है। आज अगर अभिभावक संघ एक हो जाएं और अभिभावक, हम लोगों की वही हालत है जो अंग्रेजों के टाइम पे हिंदुस्तानियों की हालत थी। ये स्कूल है, ये मुट्ठी भर स्कूल हैं जो सभी पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं। अच्छा, दिक्कत की बात ये है कि एक्चुअली हम ही स्टेक होल्डर हैं स्कूलों के और हम ही कर रहे हैं। तो यहाँ बिल्कुल, देखिए मैंने वही बात स्टार्टिंग में रखी थी कि डरना हमें इसलिए, सर्विस ले रहे हैं, वो दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, हम उनको पे कर रहे हैं उस सर्विस का जिसके लिए उन्होंने कमिटमेंट की। कमिटमेंट पूरी नहीं होती है तो हम बाकी सर्विस के लिए भी तो लड़ते हैं। आपके घर में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके लिए एएमसी सर्विसेज होती हैं, तो क्या आप वहां नहीं लड़ते? स्कूल के टाइम पे क्यों डर लगता है? बहुत बार हॉस्पिटल के टाइम पे भी डर लगता है। तो ये कुछ सेंसिटिव सर्विसेज है कि शायद वो हमारे साथ कुछ गलत कर देंगे। अरे क्या गलत कर देंगे? सोच लीजिए गलत हो जाएगा। एक पेरेंट्स को तो कुर्बानी देनी होगी, उसकी पेरेंट्स की कुर्बानी अमिता जी आपके साथ सामने है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं अपने बच्चे की टीसी डिमांड कर चुकी हूं। बताइए, दे दी उन्होंने कुर्बानी, तभी तो आज हमारे साथ बैठी हैं। तो यदि ये पेरेंट्स, ये जज्बा, ये जुनून सभी के अंदर आएगा और सभी एसोसिएट्स एक साथ मिलकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तो शायद ये स्कूल डरना स्टार्ट हो जाएगा। शिवानी जी अपनी बात रखेगा एक बार। जी बिल्कुल, मैं भी सहमत हूँ। अभिभावकों को साथ आना चाहिए, लेकिन अभिभावकों का सबसे बड़ा डर जो है उनके बच्चे होते हैं। और हमारा ये मानना है कि बच्चा जब तक स्कूल में है वो अभिभावक की सबसे बड़ी ताकत है वहां पे। बिल्कुल, ये उल्टा ताकत है, ये आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। जी बिल्कुल। और जब तक बच्चा हमारा स्कूल में है तब तक बच्चे के साथ तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना डर हमें है उतना स्कूल को भी शायद अपनी रेपुटेशन का है। जब मेरी गुड़िया स्कूल जाती है तो वो ज्यादा अपने आप के अंदर ईगो महसूस करती है कि शायद बाकी, क्योंकि एक नॉर्मल स्टूडेंट अब वो नहीं है क्लास में, उसको ऐसे नॉर्मली ट्रीट नहीं किया जाता। फीस नहीं दे रही है, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की फीस नहीं दे रही है वो। जी जी मैम, शिवानी जी आवाज आ रही है? आई थिंक हेलो शिवानी जी की आवाज, आई थिंक कनेक्टिविटी का। हाँ जी मैम, बात रखिए आप। राजिता जी मैम रखिए बात अपनी। देखिए आपने बात बिल्कुल सही कही है, बट जैन साहब आपके जैसे, अमिता जी जैसे पेरेंट्स नंबर जो देखते हैं बहुत कम होते हैं। और इसलिए पिछले कुछ सालों में मैंने खुद फील किया है कि अभी अवेयरनेस पेरेंट्स में ज्यादा आ रही है। अभी कोविड के देखिए कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होंगे, बट एज ए एक्टिविस्ट और एज ए प्रेसिडेंट ऑफ डीपीए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हिसाब से पेरेंट्स ज्यादा जागरूक हो गए हैं। जो पेरेंट्स आज तक अपने बिल पे ध्यान नहीं देते थे, वो भी अपने बिल को कुरेद के देख रहे हैं कि मेरा स्कूल ये भी एक्स्ट्रा मांग रहा है, ये भी एक्स्ट्रा मांग रहा है। नहीं तो 200-300 रुपए तो आम बात थी। और वो स्कूल, वो पेरेंट्स भी जो थोड़ी सी नाक ऊंची करके चलते थे, उनको लगता था कि ये जो पेरेंट्स एसोसिएशन है शायद उनके पास खुद के बच्चों के पैसे नहीं है इसलिए आवाज उठा रहे हैं। अच्छा। आज वो लोगों को समझ आया कि हम किन चीजों के लिए आवाज उठा रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि देखिए आप गलत को गलत कहना चाहिए आप लोगों को, और सही को सही। अगर स्कूल आपका गलत कर रहा है तो आइए मिलके आवाज उठाइए। अगर मैं एग्जांपल देती हूँ अमिता आहूजा जी का। अमिता आहूजा जी, अगर आपको टीचर पहली बात अगर मैसेज कर रही है, मैंने आपका वीडियो देखा, आपको क्या करना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को भी जागरूक करने की कोशिश करूंगी। पहली बात सभी पेरेंट्स को अपनी टीचर्स को एक मैसेज करना चाहिए कि मैम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, गुरु और शिष्य के संबंध को बनाए रखिए और फीस के बारे में आप हमें मत अप्रोच कीजिए। लेट अकाउंट डिपार्टमेंट अप्रोच अस, आप नहीं। टीचर का कोई मतलब नहीं होता फीस के मुद्दे में बात करना। एक बहुत बड़ी बात मैम आपने रखी कि एक अध्यापक किसी भी बच्चे से टीचर फीस की डिमांड नहीं कर सकता। जी, उनका काम है आपके बच्चे को पढ़ाना, फोकस करना। क्योंकि टीचर का बात करना यानी कि बच्चा, देखिए बच्चा फीस नहीं देता, फीस देता है पेरेंट।
तो बच्चे के प्लेटफॉर्म में फीस के लिए बोलना, क्योंकि हम भी, हमारे पास इतने सारे मैसेज आ रखे हैं कि टीचर इनिशिएटिव ले रही है। पहली बात, हम लोग सबको समझाते हैं कि टीचर्स को प्लीज बोलिए कि डू नॉट इंटरफेयर। रीजन, क्योंकि उसके बाद हम पहले प्यार से बोलेंगे, उसके बाद फिर हमारे पास राइट है कि टीचर्स की कंप्लेंट हम डीसीपीसीआर, अगर हम दिल्ली में हैं, या नेशनल लेवल पे एनसीपीसीआर या एनएचआरसी, हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। और जेजे 75, जेजे सेक्शन 75 के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो टीचर को बताना भी जरूरी है, अगर वो भूल गए हैं अपने परफॉर्मेंस देते देते, उनको बताना जरूरी है। मैं समझ में आ जाएगी जी। हाँ, दूसरी बात, फीस वाले मुद्दे पे आपके पास कोई अकाउंट्स का डिपार्टमेंट फोन करता है, और जैसे जैन साहब आपने कहा कि लेट फीस जी, गाजियाबाद का नहीं पता, दिल्ली में लेट फीस 90 पेरेंट्स को नहीं पता, 5 पैसे पर डे है। मेरे से 55 रुपए मांगा गया था। हाँ, दिल्ली में ये 5 पैसा पर 5 पैसे एज पर सीबीएसई। हाँ, सीबीएसई भी और बीएसईआर भी बता रही हूँ 5 पैसा है। और स्कूल वाले चार्ज करते हैं अपनी इच्छा से 10 रुपए, 20 रुपए के अलावा 100, 200 रुपए और 500 रुपए के 500 रुपए, 111 रुपए मांगे गए थे। 111 रुपए मांगे गए। सर, आपसे तो शगन मांग लिया, आपसे शगन मांग लिया, क्योंकि आपका स्कूल था। चेक से पेमेंट था, तो चेक में वो अमाउंट को प्लस करना था, वो नहीं किया। हाँ। मैंने वही अमाउंट भेजा जो एज यूजुअल था। और उसके बाद देखिए, बात यही है कि हम स्कूलों को चुनौती देंगे, और अभी जो इस बात का निष्कर्ष निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि पेरेंट्स को जागरूक होना होगा। हर पेरेंट्स को अमिता आहूजा बनना होगा, अपनी बात को रखना होगा। अमिता के पास शायद इतनी बड़ी बड़ी एसोसिएशन नहीं थी, उन्होंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म अपना सोशल मीडिया अपनाया। उसके बाद आप लोग सभी पेरेंट्स के लिए वर्क कर रहे हैं। आज एसोसिएशन है, प्लेटफॉर्म है, बात रखने का तरीका है। मैंने आरटीआई जैसे रखी, आपने कहा कि जी ये मैम एक बात और पेरेंट्स पूछ रहे हैं, एक अभी दर्शक का कॉल है कि पीआईएल फाइल की जा सकती है क्या? दिल्ली की बात कर रहे हैं? मैं सभी लोग हैं, यूपी गाजियाबाद से भी हैं, ऑल इंडिया से भी हैं। पीआईएल फाइल फीस के लिए नहीं, किसी भी आपके स्कूल के अगेंस्ट कोई भी, यदि हाँ किसी भी मुद्दे के लिए क्या स्कूल के खिलाफ पीआईएल फाइल? पीआईएल पहले तो ये देखना पड़े, पीआईएल तो डेफिनेटली फाइल कर सकते हैं। पीआईएल तो फाइल कर ही सकते हैं, पीआईएल आप इस मैटर में फाइल कर सकते हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत सारे लोगों ने अभी रिसेंटली पीआईएल फाइल किया। उस पे माननीय हाई कोर्ट ने क्या कहा? उस पे हाई कोर्ट ने कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस ये लोग जो चला रहे हैं, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनका उसमें भी खर्चा आ रहा है, आपको ये फी देनी पड़ेगी। दिल्ली हाई कोर्ट का ये डिसीजन है। नहीं, पैसा पेड पे नहीं होता, उन्होंने ये भी बोला। वो भी पीआईएल ही थी, पीआईएल फाइल हुई थी। पीआईएल तो सर कोई भी फाइल कर सकता। जहां पर कनेक्टिविटी ही नहीं है, कनेक्शन हो ही नहीं पा रहा, वहां जहां दिक्कत आ रही है, जहां बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा, बुक सेट नहीं है, लॉकडाउन के चलते बुक सेट लोग ले ही नहीं पाए, किस तरीके से विदाउट बुक कैसे कर पाएंगे? अनीता बताइए मैम, बताइए शिवानी जी। इसमें मैं सबसे बड़ी बात जो है आपके इसके माध्यम से बताना चाहूंगी, अगर सरकार सीबीएसई स्कूल, नवोदय विद्यालय भी जो है सीबीएसई स्कूल है, और केंद्रीय विद्यालय भी सीबीएसई स्कूल है, अगर वहां पे सरकार टीवी चैनल के माध्यम से शिक्षा दे सकती है तो प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं दे सकते हैं? क्यों उन पे ऑनलाइन का जोर दिया जा रहा है? पहली बात। दूसरी बात, ऑनलाइन के लिए टीचर्स अभी ट्रेंड ही नहीं है कि उनको क्लासेस कैसे प्रोवाइड करनी है। आप देखेंगे वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। एक टीचर लगभग 2 या 3 सेक्शंस को कंबाइन करके 80 85 बच्चों को ऑनलाइन लेती है। अब आप बताइए, 85 बच्चों के लिए 40 मिनट का टाइम लेते हैं, तो वो कितने बच्चों को उतना ध्यान दे पाएगी और बच्चे कितना ध्यान दे पाएंगे? आपके सामने ही है मैम, हमारा लिंक कितनी बार डिस्कनेक्ट हुआ, शायद अभी भी वॉबरिंग है आवाज में, हम पूरा ना सुन पा रहे हैं ना अपनी बात रख पा रहे हैं। तो ये ऑनलाइन एक लिंक है, कनेक्ट है तो सही है, नहीं कनेक्ट है तो डिस्कनेक्ट है। तो जी सर, अनिल जी बात रखिए एक बार। जी सर बोलिए सर। नहीं, बात यही है कि जिस तरीके, जी देखिए सर, अब इसमें देखिए पेरेंट्स का भी क्या है, सरकार को इसके बारे में कंप्लीट एंड टू एंड सोचना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, देखिए जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, इसमें 2 तरीके के पेरेंट्स,
बिल्कुल। एक जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, सेकंड थर्ड क्लास तक पढ़ते हैं, एक वो बच्चे, एक बड़े बच्चे हैं जिनके बच्चे 8th क्लास में, 9th क्लास में, 11th क्लास में जिनके बच्चे हैं, जी। उनके लिए समय जा रहा है। हम्म। कोविड के बाद आप सिलेबस, कुछ काफी जगहों से सुनने के लिए मिल रहा है कि सिलेबस कम कर देंगे। सिलेबस तो कम कर देंगे, लेकिन 12th के बाद अगर किसी बच्चे को कंपटीशन देना है तो उस कंपटीशन को फाइट करेगा, तो उसका सिलेबस कौन कंट्रोल करेगा? कौन करेगा? ये पूरे कौन सिस्टम को कैसे? एंड टू एंड सोचना पड़ेगा सर। बिल्कुल। दिस शुड नॉट बी लुक्ड, इसको अकेले नहीं देख सकते आप रख के, इसको कंप्लीटली देखना पड़ेगा आपको। इसीलिए अभिभावकों में ये फियर है कि अगर हम अपने बच्चे की पढ़ाई छुड़वाते हैं, अभी नहीं करवाते हैं, तो काफी सारे लोग ऐसे हैं कि हम, ये बस निकल जाएगी बेसिकली, हम क्या करेंगे फिर बाद में, है ना? जो छोटे बच्चे हैं उनका डेफिनेटली, छोटे बच्चों के डेफिनेटली, मेरा अपना ये थॉट प्रोसेस है कि छोटे बच्चों को कवर अप करने के लिए, कोप अप करने के लिए काफी समय है। उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2-4 महीने नहीं भी पढ़ेंगे तो आगे कवर अप हो जाएगा सर, बहुत टाइम है उनके पास। तो जहां तक रही छोटे क्लासों के लिए अगर वर्चुअल क्लासेस चला दी जाएं, जैसे कि टीचर ने वीडियो के माध्यम से उसको अपलोड कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप पे, अभी तो जो बच्चा हमारा कभी भी टॉपिक उसको देख सकता है। जी, अभी हमारा टॉपिक है, हमें उन पेरेंट्स की आवाज को बुलंद करना है जो अपनी फीस इस लॉकडाउन के चलते सबमिट नहीं कर पा रहे। मैं चाहता हूं कि टॉप पे हमारी जो डिबेट है वो उसी के इर्द गिर्द रहे। क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से सिलेबस होगा, ये आगे गवर्नमेंट के अपने अपने डायरेक्शंस होंगे। मेन बात ये है, गवर्नमेंट ने कह दिया आप स्कूल फीस दीजिए, ट्यूशन फीस दीजिए। जी मैम बोलिए अपराजिता जी। देखिए, आपने बोला टॉपिक में अगर रहते हैं तो सबसे पहले 2 तरीके होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वो जो मैंने बताया था कि पेरेंट पहले तो स्कूल को मेल करें, नहीं होता आप हमें अप्रोच कीजिए। लॉन्ग टर्म वो जो शिवानी ने बताया था। लॉन्ग टर्म क्या है कि जब ये सब कुछ चल रहा है, पूरा सिस्टम ध्वस्त है, और आप दिल्ली सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट सुन चुके हैं, जिन्होंने 2-3 दिन पहले कहा था कि 3,500 करोड़ का जो कलेक्शन की जगह 300 करोड़ हुआ। मतलब दिल्ली की अर्थव्यवस्था खुद में ढह गई है, 10% बढ़ गई है। तो आप ये मान लीजिए, जैसे शिवानी ने कहा, व्यापारी कहाँ से लाएगा जिसकी तो दुकान ही बंद पड़ी है, जिसका कहाँ पे काम पड़ा है। 50% से ज्यादा लोग आके कह नहीं रहे, मैं आपको बता देती हूँ, मिडिल क्लास में रियलिटी है 50% से ज्यादा की जॉब जा चुकी है। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं, यहाँ तक कि आपके मीडिया के भी 30% सैलरी डिडक्ट हो रही है। मीडिया छोड़िए, जो हम बात कर रहे हैं फाइटर्स, डॉक्टर्स की 30% सैलरी काटी जा रही है। तो आप ये बताइए, इतनी पेंडेमिक सिचुएशन में जब इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है, तो शिवानी ने जो कहा, ये हमारा लॉन्ग टर्म है। हम तो ये चाहते हैं कि नो स्कूल नो फीस, खत्म कीजिए इस बात को। हम दे नहीं रहे आप फीस। पहले तो हम कहते थे ट्यूशन फीस देंगे, नहीं दे रहे। क्यों? बिल्कुल नहीं दे रहे। हम ये जानते हैं कि हमारी टीचर्स को सैलरी नहीं जा रही है। इसके पीछे भी लॉजिक है, हमारी टीचर्स को सैलरी नहीं जा रही है। मेरे पास टीचर्स के कितने सारे लेटर्स आए हैं। अच्छा मैम, मैं एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला नो स्कूल नो फीस, दैट्स इज करेक्ट पॉइंट कि सर्विस ले रहे हैं तो पे कर रहे हैं, सर्विस नहीं मिल रही तो पे नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, हमें नहीं चाहिए ऑनलाइन क्लास। आप अपनी क्लास को अपने आप उन बच्चों को दीजिए जो आपको पे करने के लिए तैयार है। तो क्या ये बात सरकार सुन पाएगी? देखिए, वही वाली बात है जो अनिल जी ने कहा था, सॉरी शिवानी, जो अनिल जी ने कहा था कि हम सबको अपनी अपनी जगह बैठ के भी अगर हम लोग आवाज बुलंद करते हैं ना, जैसे मोदी जी ने एक टाइम पे बोला कि घंटियां बजाओ, दिए जलाओ, सेम इसी तरीके से अगर हम सब लोग भी एक टाइम पे अपनी आवाज को बुलंद करते हैं तो सर सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम वोट बैंक है। ग्रेट। देखिए कितनी बड़ी बात है कि हमें एक साथ होना होगा। एक बात पर जब लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी तो उस प्रतिक्रिया, चाहे वो कुछ भी नहीं था, घंटी बजाना, थाली बजाना, कुछ भी नहीं था, लेकिन पता लगा कि इस देश का जुनून क्या है। वो जुनून आपको पेरेंट्स के अंदर जागना। जी मैम बोलिए, शिवानी मैम। जैन साहब, मैं अब इसमें एडिशन करना चाहूंगी। जो अपराजिता जी ने बताया बिल्कुल सही है। लोगों में जोश जाग चुका है। नो स्कूल नो फीस की बात अब आगे बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग हो चुका है ये, अगर आप देखेंगे। और ट्विटर पे पेरेंट्स वीडियोस के माध्यम से एक पैम्पलेट हाथ में लिए, नो स्कूल नो फीस लिए, अपनी फोटो खिंचाकर अपलोड कर रहे हैं और सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हम फीस नहीं दे सकते। हम जब स्कूल नहीं है तो फीस क्यों देंगे हम?
और ये चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। नो स्कूल नो फीस, ये एक बिल्कुल सेम बात है। हमने सर्विस नहीं ली है, हम पेमेंट नहीं देंगे। आखिर वो बिजनेसमैन खुद सोचे। स्कूल इट्स नॉट अ बिजनेस, क्योंकि ये तो कहते हैं व्हाइट कॉलर बिजनेस है। माफिया लोग जिनके पास क्रिमिनल केसेस हैं, आप किसी भी प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल का रिकॉर्ड मेंटेन कर लीजिए, डोजियर चेक कर लीजिए, 80% वो प्रिंसिपल निकलेंगे जिनके खिलाफ सेडिशन चार्जेस हैं, कुछ ऐसे चार्जेस हैं जो आईपीसी के अंदर आते हैं, क्रिमिनल चार्जेस मिलेंगे आपको डेफिनेटली, क्योंकि भू माफिया है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है। जी अपराजिता जी, यहाँ करेक्ट कर देती हूँ, प्रिंसिपल नहीं, आप शायद स्कूल मैनेजमेंट कहना चाह रहे हैं। जो ओनर है। अच्छा, यहाँ पर सारे के सारे पूरे देश भर में सारे के सारे स्कूल जो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर करवाते हैं, जिसमें आपको खास बात लिखी होती है कि ये सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर है और ये कोई आपस में ब्लड रिलेशन नहीं है। अगर हम किसी भी स्कूल की तह पे जाने की कोशिश करेंगे तो हम ये देखेंगे, एक स्कूल में बेटा बैठा है, दूसरे स्कूल में बीवी बैठी है, तीसरे स्कूल में खुद बैठे हैं, चौथे स्कूल में बहू बैठी है। तो ये परिवार चला रहा है, अपने आप में वायलेशन है, अपने आप में वायलेशन है। तो यहाँ पे तो हमें ऐसा लगता है कि पीएम के पास जाके हम लोगों को मुहिम करनी चाहिए शुरू कि और कुछ मत कीजिए, कि आप 1860 में ये जितने भी सोसाइटी एक्ट के थ्रू जिन्होंने सरकार से जमीन ले रखी है, कौड़ियों के दामों पे जमीन लेके बैठे हुए हैं, आप इनके खाते ही खंगालना शुरू कर दीजिए। मुझे लगता है इकोनॉमी अपने आप ऊपर आ जाएगी जब इनके खाते खंगाले जाएंगे, अपने आप ऊपर आ जाएगी। जी बहुत बढ़िया बात। जी सर, इसी पॉइंट पे सर देखिए, काफी बार ये डिस्कशन हो चुका है। अनिल जी पहले अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद अमिता जी बोलेंगे। जी हमारे पे हैं, एक बार पहले अनिल जी से सुन लेते हैं, उसके चलिए अमिता जी बोलिए। अमिता जी आप बोलिए प्लीज। जी मैं ये कहना चाह रही थी, अपराजिता जी ने भी जैसे बोला कि हम उनको खंगालना शुरू कर दें उनके खातों को। ऐसा शायद इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे हमारे नेता ऐसे होंगे जिनका हाथ हमारे स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर होगा, तो वो चीज तो पॉसिबल हो ही नहीं जाती। अनिल जी अमिता जी की बात को सुनते हुए बात का रिप्लाई कीजिएगा। जी सर, मेरा ऐसा मानना है, देखिए कोई भी सिस्टम में, अब हम बहुत डीप चले गए इसमें, तो थोड़ा सा अगर हम इसके बैकग्राउंड या करप्शन या वो सब चीजों में जा रहे हैं कि ये कुछ इलीगल मैकेनिज्म है या इस प्रकार के लोग मैंने शुरुआत ही यहाँ से की थी, कि कोई भी स्कूल लीगल वे में नहीं चल रहा है। अरे सारे पेरेंट्स जानते हैं, सबको सब नॉलेज है, उसके बाद भी हम डर रहे हैं। भाई क्यों? हमारे पास ताकत है, हमारे पास कलम है, हम उसको चलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी मेरा ये मानना है, जो हमारी लीडरशिप है, जो सेंटर में स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो अपनी फैमिली, उनकी फैमिली अलग बैठी है, वो अलग बैठे, राइट? ही इज अ लोन पर्सन, ही इज अ वन पर्सन, सिंगल पर्सन, जिसकी फैमिली होती है, जिसको लालच होता है, 50 तरीके की चीजें लाइफ में लोग बिजनेसेस डेवलप करते हैं अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए। मेरा ये मानना है कि मोदी जी तक, एक लार्ज स्केल पे अगर हम मोदी जी तक, हाँ जी, एक सवाल आ रहा है कि जम्मू जैसे क्षेत्र में जहां 2G नेट भी नहीं चलता है, वहां पर भी ऑनलाइन क्लास चलाकर फीस की डिमांड की जा रही है। बात को रखे सर देखिए, ये तो आपने खुद ही मतलब इसको आंसर भी कर दिया, बिकॉज 2G नेटवर्क जहां पे है वहां पे ऑनलाइन क्लास चल कैसे सकती? सर बड़ा सिंपल है, पेरेंट्स को कंप्लेंट करना चाहिए, जैसे अपराजिता जी मल्टीपल टाइम्स बोल चुकी हैं कि आप रिटर्न में उनको प्यार से एक पोलाइट मैसेज भेजिए, या आप एक ईमेल लिखिए, एक आध रिमाइंडर भेजिए, फिर कंसर्निंग अथॉरिटी को लेटर लिखिए, और नहीं होता है तो वहां की जो भी लोकल पेरेंट एसोसिएशन है उनके टच में आइए, वो लोग आपके केस को आगे ले जाएंगे। जी शिवानी जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ। हाँ, ऑल इंडिया से आप हैं, इसलिए मैंने आपसे इस बात के लिए रखा। जम्मू जैसे क्षेत्र में घाटी जहां पर है, जहां इंटरनेट नाम की चीज को बहुत बड़ा हुआ माना जाता है, वहां पर भी ऑनलाइन क्लास देकर फीस की डिमांड की जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में ही आप समझ सकते हैं कि स्कूल माफिया जो है कितना पुरजोर पे है, कितना चरम सीमा इन्होंने क्रॉस कर चुकी है कि पैसों के लिए
बिल्कुल, पैसों के लिए ये कुछ भी और किसी भी हद तक जाना चाहते हैं। 2G जहाँ पे मुश्किल से मुझे लगता है कि कितने बच्चों को वो पढ़ा सकते हैं, चल भी नहीं पाता होगा। शायद वो 1 घंटे तक भी चलाएंगे तो एक वीडियो पूरी सर्कुलेट भी नहीं हो पाएगी, 2 घंटे लग जाते होंगे 5 मिनट की वीडियो को डाउनलोड होने में। और ये सरासर गलत तरीका है अभिभावकों को बेवकूफ बनाने का, जो कि बना रही है। इसमें कहीं स्कूल अकेला नहीं है। बनेगा पेरेंट्स बेवकूफ, यही बात करने चाह रहे हैं कि कब तक अपनी आवाज को एकजुट होकर, एक जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि नो स्कूल नो फीस ट्रेंड कर रहा है। मैं सभी पेरेंट्स को गुजारिश करता हूं इस ट्वीट के साथ जुड़िए, जहां आप अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लास, इतनी सारी जूम ऐप, वेबिनार के थ्रू आप डेली सीख रहे हैं, तो ट्यूटर को सीखना बहुत आसान है। और जुड़िए एक आवाज के साथ, और जुड़ना अब होगा। कब तक मनमानी स्कूल करते रहेंगे? जी अपराजित, अमिता जी बात रखिए। जी सर, जैसा आप बार बार कह रहे हैं कि स्कूल पेरेंट्स से है, पेरेंट्स स्कूल से नहीं है जी, तो मेरे को लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से शायद जो लोग मुझे सुन पा रहे होंगे या देख रहे होंगे, उन सभी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग सभी जो आपको प्रेशराइज किया जा रहा है फीस पे करने के लिए, मुझे लगता है आप सभी पेरेंट्स स्कूल में टीसी अप्लाई कर दे। जब बच्चे जाएंगे ही नहीं तो स्कूल ग्रेट, भी एक और तरीका बता दिया है जी कि आप टीसी अप्लाई कर दीजिए, आपका समझ में आ जाएगा स्कूल को उनकी औकात का। इतने बड़े बड़े इश्तिहार, इतने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट, इतने बड़े बड़े पीआर, इतनी बड़ी बीडीएम्स और मैनेजमेंट के रखने के बाद स्कूल के एडमिशंस को लिया जाता है। और उसके बाद जब एक साथ, जी मैम अपराजिता जी। मैं यहाँ पे अमिता जी को कहूंगी, अमिता जी हम क्यों टीसी अप्लाई करें? स्कूल के हम स्टेक होल्डर हैं, जैसे शिवानी ने भी कहा था कि स्कूल में हम हैं तब स्कूल चल रहा है। क्यों नहीं आप सिस्टम पे रह के सिस्टम पे बदलाव करने की कोशिश करते हैं? टीसी लेके आप आओ, आप बोलने के फिर आप काबिल नहीं रहे, आपका कोई हक नहीं बनेगा स्कूल में बोलने का। जब तक आपका बच्चा है तभी आप बोल सकते हैं। तो बेहतर ये है कि पेरेंट्स जुड़े, अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए आपकी मांगे क्या हैं, और आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, अपनी जायज मांगों के लिए लड़िएगा। ये नहीं हो कि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी आते हैं कि नाजायज शुरू कर देते हैं, वो चीज नहीं। जी मैं वो भी जानना चाहता हूँ अपराजिता, वो भी बात बताइए कि क्या नाजायज और क्या जायज हो सकता है। देखिए होता क्या है सर, अभी अगर हम एक केस को लेके चलें कि जी आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्कूल को जो मिला 5,000 की फीस थी, स्कूल 7,000 चार्ज कर रहा था, तो पेरेंट इसके लिए लड़े कि हम लोग 7 नहीं देंगे, 5 के चेक पे साइन करवाते हो, 5 देंगे। स्कूल कहते हैं मैं 5 नहीं लूंगा, तुमने 7 देना है, तो पेरेंट्स अड़ जाएं, नहीं दे रहे हम फीस। यस, यहाँ पर आपका राइट बनता है, बट जहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम आपको ध्वस्त करके छोड़ेंगे। इससे ध्यान रखिएगा अमिता जी, क्योंकि एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेरेंट सबसे ज्यादा वीक पॉइंट पेरेंट का होता है हमारे बच्चे। स्कूल जरा सी आंख दिखाता है, पेरेंट साथ छोड़ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि अमिता आहूजा आप लड़ लो, मुझे तो अपने बच्चे को पढ़ाना है। बिल्कुल सही बात। समय लगेगा जागरूक करने के लिए। आज अनिल पुंजी जी बैठे हैं, शिवानी बैठी हैं, अमिता जी आप भी जुड़े हैं। ये धीरे धीरे हुआ है, ग्रेजुअली हुआ है। और कोविड, मैं रिपीट कर रही हूँ, कोविड ने बहुत सारे लोगों की आंखें खोली हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस पीरियड का हम सबको ये फायदा उठाना चाहिए। सिंगल प्लेटफॉर्म। जी मैम आप बताइए किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। मैं लास्ट में, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट का टाइम बचा है, अपराजिता जी सबसे पहले आपसे लूंगा, फिर अनिल जी और फिर शिवानी मैम। किस तरीके से आज हम मजबूर पेरेंट्स को फीस जो उनकी जेब में इस समय नहीं है, किस तरीके से उनको गाइड करें, और क्या तरीके वो होंगे जिससे वो ना तो स्कूल से लड़े और अपनी बात भी रख सके। जी मैम सबसे पहले आपसे शुरुआत करें। जी देखिए, इसमें एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में जब पेरेंट्स की हिम्मत नहीं है फीस पे करने की, सिंपली मेल कीजिए। 18 दिल्ली में है तो 18 तारीख के ऑर्डर का हवाला दीजिए, स्कूल आपको फोर्स नहीं कर सकता। लॉन्ग टर्म ये है नो फीस, नो स्कूल, नो फीस। उसके लिए आप बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए, जैसे अनिल जी बैठे हुए हैं, शिवानी जी हैं,
हम हैं दिल्ली से, हम सारे मिलके सिंगल प्लेटफॉर्म में इस मुहिम को चलाएं कि ये आवाज हमारे पीएम बाकी सभी स्टेट में, हम सिर्फ दिल्ली और एनसीआर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। लेट्स क्रिएट दिस बस, लेट्स स्टार्ट दिस मूवमेंट कि हम पूरे देश के अभिभावकों के लिए सॉल्यूशन लेकर आए। जी अनिल जी कम शब्दों में बात रखिए सर। मेरे हिसाब से सारी बातें अपराजिता जी ने कर दी हैं, मैं कंप्लीटली उनसे सहमत हूँ। मेरा एक पॉइंट और रहेगा यहाँ पे, जो स्टार्टिंग में शिवानी जी ने भी बोला था कि टीचर्स हमसे अलग नहीं। देखिए स्कूल के सिस्टम में 3 तरीके के लोग हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स और मैनेजमेंट है। और पेरेंट्स और टीचर्स के प्रॉब्लम्स काफी कॉमन हैं, दे आर ऑल्सो फ्रॉम द मिडिल क्लास, हम ही लोगों में से हैं वो टीचर्स। तो आज की डेट पे स्कूल की जो स्ट्रेटजी हो गई है कि ये टीचर्स की सैलरी नहीं दे रहे हैं बेसिकली, बिकॉज पेरेंट्स पे नहीं कर रहे हैं, तो गलत स्ट्रेटजी पे प्ले डाउन कर रहे हैं। हमें टीचर्स को भी समझाना पड़ेगा, बाकी सेम प्लेटफॉर्म पे आके। लास्ट वीक सर हमने एक ट्विटर कैंपेन चलाया था, उसका टाइटल था #NoFeeQ1 करके, बिकॉज हम Q1 तक के लिए अपना पोजीशन रख रहे थे, बिकॉज उतनी विजिबिलिटी हमारे पास है। जून तक हमें कोई फीस नहीं देनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। सो उस फी के वेवर की हम बात कर रहे थे, और ट्विटर पे लास्ट वीक इट वाज ट्रेंडिंग, और हमारा जो है 1-2 घंटे तक टॉप 1st 2nd पोजीशन तक भी वो ट्रेंड किया विद वेरी फ्यू पीपल। मैं ये कह रहा हूँ अगर इतने लार्ज एसोसिएशन सब साथ में आ जाएंगे तो कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है वो आप सोच भी नहीं सकते। ज्वाइंट प्रेस रिलीजेस दीजिए, गवर्नमेंट को लिखिए, सब कुछ साथ में। ग्रेट। हाँ शिवानी जी बात रखिए मैम। जी, इसमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि पहली जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, पहली चिट्ठी जो है वो स्कूल को लिखी जाए और उससे दरख्वास्त की जाए बहुत पोलाइटली, और उसके बाद सेकंड टाइम में बिल्कुल भी सोचिए मत, आप नो स्कूल नो फीस पे अड़े रहिए। देखिए ये ऐसी सिचुएशन है कि ये किसी सरकार के काबू में नहीं है, किसी स्कूल के काबू में नहीं है, किसी जनता के काबू में नहीं है। ये आपदा की घड़ी है जिसमें सरकार को जनता के प्रति, एक अभिभावक के प्रति भी थोड़ा सा सहनशील होना पड़ेगा, जो बहुत जरूरी है अभी के टाइम में, क्योंकि जनता इस समय बहुत ही ज्यादा परेशान है अपने रोजी रोटी को लेकर। जो फैक्ट है इस समय का फीस का प्रेशर जो है, सिर्फ एक ही एजेंडा रहना चाहिए, नो स्कूल नो फीस अंटिल लॉकडाउन, अप टू लॉकडाउन। जब तक लॉकडाउन की अवधि रहेगी तब तक फीस नहीं देनी है, क्योंकि अगर हम स्कूल की कोई फैसिलिटी अवेल नहीं कर रहे हैं तो हम फीस क्यों दें? हमें नहीं चाहिए ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में हमारे बच्चे भी खराब है। 2 मिनट का समय हमारे पास बाकी रह गया है। एक बात और रख लेता हूँ, ये तो बात हुई फीस की, जो बहुत सारे चार्जेस, एनुअल चार्जेस, बिल्डिंग चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, नहीं जाने कितने चार्जेस, जितने सारे इनके पास हेड्स होते हैं, जितने वे बना सकते हैं बना लेते हैं। तो उनका, जैसे कि अपराजिता जी मैम आपने प्रो डाटा बेसिस पर बताया था कि जितने टाइम पीरियड के अंदर स्कूल बंद रहेगा उतने टाइम पीरियड का प्रो डाटा बेसिस पर कट करके लिया जाएगा। क्या उसमें समर वेकेशन इंक्लूड होगा, नहीं होगा, जैसे कि अभी तक नहीं होता था? तो किस तरीके से एक बार उस बात करी। जी मैम, सबसे पहले अपराजिता। ये मैं इसमें बताती हूँ, आप 18 तारीख के ऑर्डर की बात कर रहे हैं। दिल्ली में केवल और केवल लॉकडाउन पीरियड तक की सिर्फ ट्यूशन फीस देनी है पेरेंट को। एनुअल एंड डेवलपमेंट चार्जेस जब तक लॉकडाउन रहेगा उस पीरियड का एनुअल एंड डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देना। तीसरा मत उन्होंने लिया है ईएमआर क्लेविस। जैसे आपने बोला हर किसी चीजों को डिफरेंट मत पे ले आते हैं, इसमें आपका न्यूज़पेपर आ जाता है, इसमें खाने की चीजें आ जाती हैं, ट्रांसपोर्ट, ये तो वो बातें हुई जो सरकार ने बोली। अच्छा, ये ईएमआर क्लेविस जब तक आपका स्कूल खुलेगा नहीं, यहाँ लॉकडाउन नहीं है, स्कूल अगर बंद रहता है, समर हॉलीडेज डिक्लेयर हो जाती है, तो आपको वो नहीं देना। बट अब आते हैं मुद्दे की बात। ये तो हो गया मेरा मैंने एक ऑर्डर निकाल दिया, कागज। अब आते हैं रियलिटी। दिल्ली के 90% स्कूल इनका वॉयलेशन कर रहे हैं। अब सुनेगा कौन? सुनेगा कोई नहीं। हम कितने सारे चिट्ठी पत्री डाल चुके हैं सरकार के पास, और जिसमें साफ साफ लिखा है DDMA, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर उसमें एक्ट होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। बट हमारा ये मानना है फिलहाल दिल्ली ही सरकार ही, शिक्षा विभाग ही अपने उस ऑर्डर को वॉयलेट कर रही है। एप्लीकेशंस पे, कंप्लेंट्स पे एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर एक्चुअली APJ स्कूल वाले केस में भी देख लीजिए, यहाँ पे सरकार के जो आप बहुत बड़ी बात उठा रहे हैं। APJ स्कूल में पहले दिन सील लगी और अगले दिन खुल गई। क्यों खुल गई? क्योंकि सरकार के पास जो वकील थे वो होमवर्क करके नहीं गए थे। आपके पास अगर बेस नहीं था तो आपने सील कैसे किया? अगर सील कर दिया तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखना चाहिए था कि आप कोर्ट में उसको जस्टिफाई कर सकते थे। यानी कि जानबूझ के आपने केस हल्का बनाया था, यानी कि सिर्फ बावजूद टूटने के लिए किया था। जी आप भी रखना चाहते हैं, बताइए मैम।
मैं इसमें अपराजिता जी ने तो दिल्ली की बात कही, मैं आपको बाकी राज्यों की भी हालात थोड़ा सा बताना चाहूंगी। बाकी राज्यों में जो है लगभग ऐसा ही ऑर्डर है कि आप फीस तो नहीं लेंगे, 3 महीने की जो है फीस नहीं मांगेंगे, लेकिन इसको आगे सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि जो अच्छा। अभिभावक अभी नहीं दे सकता है वो आगे कहां से लाएगा देने आगे। के लिए, बिल्कुल, पहली बात। डेफिनेटली, और यही बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज इसमें ये है कि आप बताइए, अभी भी इस ऑर्डर के बाद भी सभी राज्यों में अभिभावकों के पास लगातार फोन के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, मेल के माध्यम से स्कूल से प्रेशराइज किया जाता है कि आप फीस जमा कराइए। और कई स्कूलों ने तो एक डेडलाइन भी दे रखी है, आपको इस तारीख तक फीस जमा करानी ही पड़ेगी। ऐसे में सरकार चुप क्यों है, प्रशासन चुप क्यों है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसके अगेंस्ट पेरेंट्स को खड़ा होकर ये नहीं एक आवाज में नहीं बोलना चाहिए, नो स्कूल नो फीस? बिल्कुल, प्रशासन से तो हम किसी तरह की कोई उम्मीद रख नहीं सकते। जैसे कि अपराजिता जी बार बार कहा है, हमें अपनी लड़ाई अपने आप से लड़नी होगी, खुद से लड़नी होगी। एक मंच, एक रूफ के नीचे आना होगा और एक साथ होकर अपनी बात को, अपने बिगुल को बजाना होगा। डेफिनेटली प्रशासन के कान जो इस समय बंद है वो खुलेंगे, और जब वो कान खुलेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया भी देखने को मिलेगी। अनिल जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप इस तरह की मुहिम को ऑलरेडी चला रहे हैं, और अपराजिता जी और शिवानी जैन जी ये ऑलरेडी आप हम सब अभिभावकों की आवाज को बुलंद करती हैं। इन्हीं सब बातों को शायद मैं इसका कंक्लूजन निकाल देता हूं कि इन द लास्ट अभिभावक को अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। जितनी भी एसोसिएशन, जितने भी संस्थाएं अभिभावकों के लिए वर्क कर रही हैं, कोशिश कीजिए एक साथ, एक मंच के साथ, एक छत के नीचे आकर सभी पेरेंट्स को एकजुट होकर अपने अपने क्षेत्रों में किसी भी तरीके से कैंपेन को रन करें, क्योंकि ये वो मुद्दा है जो सबसे बड़ा सेंसिटिव है। ये वो चीज नहीं है कि मेरे घर में नहीं है, आपके घर में है, आप देख लीजिए। ये हर घर में मौजूद है। ये परेशानी एक ऐसी परेशानी है कि शायद कोई परिवार, जिसे मैं परिवार कहूंगा, वो अछूता है। तो इतनी बड़ी बात होने के बाद, जी मैम आप बात रखें। जी मैम अपराजिता जी बोलिए। मैं सिर्फ अंत में एक बात कहना चाहूंगी सभी अभिभावकों से आपके चैनल के माध्यम से, देखिए जितनी कोशिश आप कर सकते हैं स्कूलों के खिलाफ लड़ाई की, प्लीज कीजिए, दिन रात इसमें अपनी मेहनत लगा दीजिए। क्यों? आज जो आप मेहनत करेंगे, कल आपके बच्चों को ये फेस नहीं करना पड़ेगा। आप जिस मजबूरी में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे तो शायद ये सोचेंगे हमें बच्चे ही नहीं करने हैं। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों की लाइफ सुखी से जिए, तो आज आप मेहनत कीजिए कि आपके बच्चों की लाइफ सुखी कर सके, वो ढंग से अपने बच्चों को पढ़ा सके। नहीं तो एजुकेशन तो आगे जाके और महंगी हो जानी है। सभी एसोसिएशन जो हमारे साथ जुड़ रही हैं, सभी के कॉन्टेक्ट डिटेल्स इसी वीडियो के कमेंट सेक्शंस के अंदर, डिटेल सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। अपराजिता जी से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अनिल पुंडित जी से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, शिवानी जैन जी से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और आने वाला समय वो होगा, शायद हम सभी एसोसिएशन को एक मंच, एक रूफ के नीचे देखेंगे, और उसके लिए भी हम अपने leaddelhi.com के माध्यम से इस बात को उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। हमें खुद ही लड़ना होगा, अपनी बात को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। और इन्हीं के लिए आज की डिबेट को हम यहीं समाप्ति देते हैं। और जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद।